हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम यूनिट नंबर 10 जो कि है केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, इसके टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 9 यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज है यूनिट नंबर 10 और बस 2 दिन और आपका अगेन पूरा का पूरा सिलेबस जो है उससे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैं यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ CUET PG की, और CUET UG की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, या तो इस चैनल पर या फिर जो मेरा बायोलॉजी का चैनल है वहाँ पर। इन दोनों में से किसी एक चैनल पर स्टार्ट हो ही जाएंगी क्लासेस। और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं यहाँ पर 1-on-1 गाइडेंस देती हूँ फोरेंसिक साइंस की फील्ड से। अगर आप बिलोंग करते हो और आपको ये जानना है कि इस फील्ड में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे हम एंटर कर सकते हैं, या काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को रहते हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग, तो वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। मैं आपको जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी क्वेरीज है, जो डाउट्स हैं, आप क्लियर कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए आपको ये गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आपको बस करना इतना सा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज जो आपको मैं बताने वाली हूँ, आगे बढ़ने से पहले अगेन जो प्रथा है हमारी वो चलती रहनी चाहिए। सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ब्लू कलर का हार्ट सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। आज जो है हम ब्लू कलर का हार्ट कमेंट करेंगे। बहुत दिन से पिंक 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 हार्ट कमेंट हो रहा था, आज मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ब्लू कलर का हार्ट आपको कमेंट करना है, समझ गए। तो सारे स्टूडेंट रेडी हैं? बता दो फटाफट कमेंट करके। लाइव चैट में भी आप सभी को बताना है। और हमारी जो है एक रूल चलता है कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। लाइव चैट में आप सभी को आंसर्स देने हैं, ठीक है। लाइव चैट में आप आंसर्स दोगे, वहां पर मैं एक्टिव रहती हूँ। समझ में आ गई? तो चलो पहला क्वेश्चन है, इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिस्टिलेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। डिस्टिलेशन टेक्निक का फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? Separation of non-volatile substances, purification of biological samples, extraction of lipids from tissues, quantitative analysis of volatile compounds। बताइए किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किस लिए होता है? A, B, C और D, फटाफट से चैट में आंसर देना है। तो आई गेस आंसर्स आ चुके हैं, तो हम देर नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड एवरीवन, सेपरेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फॉरेंसिक साइंस? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन का क्या पर्पस है? टू क्रिएट डेकोरेटिव क्रिस्टल्स फॉर डिस्प्ले, to purify substances by forming pure crystals, to generate heat during chemical reactions, to extract volatile compounds from mixture। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या फिर D? एक इनमें से करेक्ट आंसर है। लाइव चैट में सभी को आंसर्स देने हैं, तो बताइए। आगे आंसर, क्रिस्टलाइजेशन का प्राइमरी पर्पस पूछा है बेसिकली फोरेंसिक साइंस के। इसमें फोरेंसिक साइंस की बात करेंगे तो सारी टेक्निक्स फोरेंसिक साइंस से लिंक होनी चाहिए ना। क्या होगा आंसर बताओ। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, प्यूरिफाई सब्सटेंसेस बाय फॉर्मिंग प्योर क्रिस्टल्स। ओके, चलो एक चीज आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन। इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सब्लिमेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर। कंपनी का फोन था। In forensic investigation, sublimation is often used for।
Option number A, purification of substances. Option number B, separation of non-volatile compounds. Option number C, quantitative analysis of liquids. Option D, identification of stable compounds. फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सब्लिमेशन का क्या यूज है ये पूछा गया है, बताइए क्या होगा आंसर। सब्लिमेशन का यूज पूछा गया है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है, बोलो। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में पहुंच जाता है, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, ये सब्लिमेशन होता है। तो इसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या यूज है? दे दिया आंसर, वेरी गुड। सेपरेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in forensic chemistry which instrumental technique is commonly used for determining molecular structure of compound? Okay, किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जानना है तो उसके लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक का यूज करेंगे? गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो यूनिट्स होती हैं ये थोड़ी सी टफ होती है, केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक जो होती हैं, और ये बहुत डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। हर एक टेक्निक का इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग सब कुछ आना चाहिए। अब हमने जो है अभी यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा है, तो मैं एक सजेशन अगर दूं, अगर आपके पास में टाइम है बच्चों, तो आप एक काम करिएगा, आप इस यूनिट को ना थोड़ा और डिटेल में पढ़ो। कि अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे बात करी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, क्या प्रिंसिपल होता है। तो ये मतलब हर एक टेक्निक का काफी डिटेल में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर टाइम है और आपको लग रहा है कि मैं कवर कर लूंगा, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए। बाकी अब अगर जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया है उतना सफिशियंट है, ठीक है। चलो आंसर दे दिया इतने में सभी ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, गैस क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर होगा। आते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5th इज what property do crystallization and sublimation both rely on separation in forensic processes? बताइए क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन किस प्रॉपर्टी पर रिलाय करते हैं? ए मेल्टिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी सॉल्युबिलिटी या डी सब्लिमेशन पॉइंट। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना कि थोड़े ही मौसम में सर्दी लगने लगती है, थोड़े ही मौसम में गर्मी लगने लगती है, समझ ही नहीं आता है फैन ऑन करे या रजाई ओढ़े या क्या करे। ये कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है, किस किस क्या ऐसा मौसम हो रहा है मुझे बताना, समझ ही नहीं आ रहा है। सर्दी भी हो रही है और गर्मी भी लग रही है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, अजीब ही मौसम है। बोलो भाई, what property do crystallization and sublimation both rely on separation of forensic processes? Melting point, boiling point, solubility या sublimation point? आगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है solubility, वेरी गुड, ठीक है। जिनने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये बोला है, थोड़ा सा बेटा ध्यान दो, ठीक है, इसको स्टडी करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ, ये तो बहुत इजी है, स्टेशनरी फेस किसका बना होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, और मोबाइल फेस किसका बना होता है, इसके लिए तो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। कैसे करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? मान लो हमने एक ग्लास स्लाइड ली, उस पर हमने एक लेयर बनाई सिलिका जेल की, तो ये क्या है, ये स्टेशनरी फेस है, तो ये क्या रहता है स्टेशनरी फेस, सॉलिड है ना, तो सॉलिड हो गया। लो फिर हम इसमें जो है यहाँ पे वो रखते हैं, जो अपना हमें सेपरेट करना होता है वो कंपाउंड रखते हैं, तो हम ऐसी लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम अपना कंपाउंड रख देते हैं, तो ये किस फॉर्म में होता है, फिर वो धीरे 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 मूव करता है मोबाइल फेस, तो वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ए सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी, अब सुनना, GL गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेस इज कंपोज्ड ऑफ, अब स्टेशनरी फेस किसका होएगा, और मोबाइल फेस इज मेड अप ऑफ, किसका बनेगा मोबाइल फेस? ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड गैस, ऑप्शन डी सॉलिड गैस। बताओ
क्या आंसर होगा? एक में होगा, एक ऑप्शन होगा इसमें से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो फटाफट से। टॉप 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और हर यूनिट के मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो या स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इतनी प्रैक्टिस करा दी है ना मैंने, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। और आपको पता ही है कि जिस दिन से क्लास हुई है और आज का दिन है, एक भी गैप नहीं हुआ है बिना गैप के। सो वेरी गुड एवरीवन, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में क्या करना है आज? ब्लू हार्ट, ठीक है, नीला हार्ट सबको। ओके चलो, आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड एंड गैस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8th question is the time taken by the analyte after sample injection to reach the detector is called। सैंपल हमने लगा दिया तो जब तक वो डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से उसको यहाँ पहुंचने में, डिटेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए डेड टाइम, ऑप्शन बी सॉल्यूट माइग्रेशन रेट, ऑप्शन सी एडजस्टेड रिटेंशन टाइम या फिर रिटेंशन टाइम, ऑप्शन नंबर डी। एक आंसर होगा इनमें से कोई एक, बोलो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इजी है ये तो, है ना, मैंने बताया है कि जब भी जो डिस्टेंस होता है मूव करने का वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगे आंसर, वेरी गुड एवरीवन, रिटेंशन टाइम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज एडजस्टेड रिटेंशन टाइम इज द रिमेनिंग रिटेंशन टाइम। हाँ अब देखो एक वर्ड आ रहा है एडजस्टेड रिटेंशन टाइम, ये क्या होता है? रिमेनिंग रिटेंशन टाइम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम डैश, ये क्या होता है? सॉल्यूट माइग्रेशन रेट एंड रिटेंशन टाइम, retention time and solute migration rate, dead time and retention time या retention time and dead time। दो इसका आंसर दो। आ गया आंसर? चलो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, डेड टाइम को रिटेंशन टाइम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब एडजस्टेड रिटेंशन टाइम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम एड्सॉर्प्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। इनमें से कौन सा जो है एड्सॉर्बेंट की तरह यूज होता है? सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, देखो जैसे मैंने स्किप कर दिया, ऐसे आप भी जो है कंफ्यूज हो सकते हो। कैन नॉट नहीं यूज हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिना या पोटेशियम पर मैग्नेट। दो भाई क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। देखो सिलिका जेल, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सिलिका जेल तो हम यूज करते हैं, ये तो हमें आइडिया है, बाकी बताओ। तो सी जो बी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हम सिलिका जेल एज एडजॉर्बेंट यूज करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी यूज होता है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे कैंसिल हो जाते हैं। आंसर है इसका करेक्ट पोटेशियम पर मैग्नीट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which technique is used to separate charged particles using electric field। कौन सी टेक्निक का आप यूज करके उसको करोगे, चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करोगे? हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन डीनेचुरेशन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस टेक्निक का यूज करोगे? चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके सेपरेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट का यूज कहाँ होता है? सिंपल, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ओके गाइस, स्पीड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये तो सेम ऑप्शन लिख दिया मैंने, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम ऑप्शन लिख दिए हैं मैंने बच्चों, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, सी और डी आंसर नहीं है, ए और बी में से ही एक आंसर होगा। दे दिया आंसर सभी ने, ए या बी, क्या होगा आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 Which of the following statement is true about migration of biomolecules? Biomolecules के migration के लिए कौन सा statement सही है? The rate of migration is directly proportional to resistance of medium. Rate of migration is directly proportional to current. Low voltage is used for separation of high mass molecule. Rate of migration inversely proportional to current. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिट थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को। बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ा सा ये यूनिट जो है बेटा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर टाइम है, इंटरेस्ट है तो डिटेल में पढ़ लो। इसके मेरे डिटेल लेक्चर्स नहीं है फिलहाल यूट्यूब पर जो है आपको खुद से ही स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर देना है। 13th का आंसर है, दे दिया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। Next question, question number 14. Agarose can be extracted from which of the following? Agarose को आप किस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? भाई देखो सीधी बात है, हम एल्गी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस में से? एल्गी में से। अब इनमें से कौन सा एल्गी है ये तुमको डिसाइड करना है। ठीक है, एल्गी होती है वे बेसिकली रेड वीड होती है, हम उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं आग्रोस का, और जिसे हम अगार अगार भी बोलते हैं। अब तो मैंने इतना वो कर दिया, सॉर्ट कर दिया आंसर। क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। दे दिया आंसर सभी ने क्वेश्चन नंबर 14 का, ए बी सी या डी। अगार अगार जेल सुना है, आग्रोस वही तो है, उसको हम किस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं? रेड एल्गी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनमें से एल्गी कौन सा है? दैट इज ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ग्रेसिलेरिया जो है या जेलिडियम, ये दोनों रेड एल्गी होते हैं, हम इनमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ग्लेसिलेरिया, जेलिडियम, ये सब क्या है? रेड एल्गी, और इसी में से आपका आग्रोस बनता है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिनोटेड एज म्यू, ये यू नहीं है एक्चुअली में, इसका सिंबल मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यू लिख दिया। ऐसा सिंबल होता है ना म्यू का, म्यू, ये म्यू है बेसिकली। इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, म्यू को हम मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेस करते हैं? वी बाय ई बाय वी, या 1 बाय ई वी, किससे एक्सप्रेस करा जाता है ये आपको बताना है। बोलिए बच्चों, क्या होगा आंसर? आंसर है 15th का, फटाफट आंसर दो, इजी सा है। दे दिया सभी ने, आंसर है वी बाई ई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द ट्रांजिशन जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज, रमन स्पेक्ट्रा का ट्रांजिशन जोन क्या होता है ये पूछा है। बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स, बिटवीन मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा आंसर इसका? बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल लेवल्स, मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ न्यूक्लिया, या मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए बी सी या डी में से ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग ऑटोमाइजेशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक पूरा करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। डिसोल्वेशन, नेबुलाइजेशन, डिसोसिएशन, वोलेटिलाइजेशन एंड आयोनाइजेशन आयंस। ठीक है, सेकेंड नेबुलाइजेशन, डिसोल्वेशन, वोलेटाइजेशन, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन आयंस। सी इज डिसोल्वेशन, नेबुलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन आयन। और लास्ट डी ऑप्शन है नेबुलाइजेशन,
वॉलेटिलाइजेशन, डिसॉल्वेशन, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन? अब इसका आंसर दो, ए, बी, सी या डी, क्या होगा? एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। देखो इस यूनिट से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट या सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि आप सोचो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ओके, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेबुलाइजेशन, डिसॉल्वेशन, वॉलेटिलाइजेशन, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड लाइट इज कॉल्ड एज, जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही लाइट उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस लाइन, बेस लाइन, स्टोक लाइन या एंटी स्टोक लाइन? ABCD क्या बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है, दो क्या होगा? आगे आंसर। ओके, आई थिंक आपका आंसर आ चुका है और आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी दिया है वेरी वेरी गुड, रेजोनेंस लाइन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज इन बिटवीन। जो विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये तो इजी है, विजिबल पार्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पर डिवाइड होता है और बीच में जो है यहाँ पे विजिबल पार्ट होता है, ये क्या है? ये विजिबल रीजन होता है। तो आपको ये पूछे कि ये विजिबल रीजन के इधर क्या है और इधर क्या है, किस किस के बीच में लाए कर रहा है, ये पूछ रहे हैं वो। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, एक्स-रे एंड अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड इंफ्रारेड, क्या होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूछ रहे हैं। आगे आंसर इंफ्रारेड। ठीक है, एक साइड IR होता है और एक साइड माइक्रोवेव होता है। कम समझ में आ गया? एक बार देखो इनका ना वो भी पढ़ लेना कि किस किस रेंज में पड़ता है। जो रेंज होती है ना कि 400 से 200 या 200 से 1000 की रेंज, ये जरूर पढ़ लेना यार, मैं शायद ये पढ़ाना भूल गई हूँ, बट आप लोग रेंज पढ़ लेना कि हर जो लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, इंफ्रारेड लाइट, इनकी रेंज क्या होती है, किस रेंज से किस रेंज के बीच में लाया करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। Next question, question number 20. Which of the following type of spectroscopy is a light scattering technique? इनमें से light scattering technique किस में देखने मिलती है? NMR, IR, रमन या UV? बोलो ABCD। लाइट स्कैटरिंग टेक्निक, बहुत सिंपल सा है ये। 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, फटाफट से आपको आंसर देना है। 20th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, हमारे 5 क्वेश्चंस और बचे हैं और यूनिट नंबर 10 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल 11 हो जाएगी और परसों जो है आपकी 12th हो जाएगी, यानी 12 तारीख को हमारे बच्चे रेडी है। 12th ऑफ मार्च को ही सारे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। वेरी गुड एवरीवन। चलो भाई आगे आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रमन। ओके, next question, question number 21 is optical component of UV spectrometer are made up of। जो UV स्पेक्ट्रोमीटर है उनका ऑप्टिकल कंपोनेंट यानी किससे बना है? ग्लास, सोडियम हैलाइड ब्रोमाइड, क्वार्ट्ज या प्लास्टिक? जो देखो हम जिसमें फिल करते हैं अपना, हमें जो भी हमारा मटेरियल है उसको हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखना है। तो जिसमें हम फिल कर रहे हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं, बेसिकली सैंपल ट्यूब रहता है ना, वो किससे बना होता है? जिसे हम सैंपल होल्डर में रखते हैं, क्या होता है वो? बोलो बोलो, किसका बना है? आगे आंसर, वेरी गुड, क्वार्ट्ज का बना होता है भाई। किसका बना होता है? क्वार्ट्ज का, क्योंकि ये इनर्ट होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a carrier gas in GLC should have the following characteristics except। तो कैरियर गैस इन GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? एक्सेप्ट, एक जो एक्सेप्शन है वो, इट शुड नॉट कॉज एक्सप्लोजन ऑफ गैस, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी मिक्सचर ऑफ गैस, इट शुड बी इनर्ट। बताइए दो आंसर भाई। देखो गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UV, IR, रमन, इनसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ये आप नोटिस कर रहे हो चीज, तो इनमें इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, ये चीज ध्यान रखना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर
D. Very good. It should be inert. Next, question number 23. Oh, assertion reason क्या बात है? लो भाई, assertion is derivatization prior to gas chromatography is often desirable. और reason बोल रहा है it improves the thermal stability of compounds, particularly those containing polar function groups. Polar function groups क्या होगा? Both A and R are false. Both A is false, R is true. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is true but R is false. तो इसका आंसर A, B, C, D. क्वेश्चन नंबर 23 है, सोच के आंसर दो, सही आंसर दो, क्योंकि असर्शन रीजन में जो सही कर गया क्वेश्चन वो जीत गया, वो बाजी मार गया। यानी कि 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चों ने असर्शन रीजन सही कर दिए तो यही टॉप कर जाएंगे, टॉप लिस्ट में आ जाओगे। तो असर्शन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? आगे आंसर, जिन ने बोला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल गलत बोला है। जिनने बोला है ऑप्शन नंबर डी, वेरी बैड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? The term eddy diffusion is used in which of the following analytical technique? इसमें यूज करते हैं इस टर्म का? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या क्रोमेटोग्राफी। बोलो, एडी डिफ्यूजन टर्म का किसमें यूज होता है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और कमेंट में हमें ये चाहिए आज, क्लियर? चलो, आंसर इज, दीदी सभी ने आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन दे दिया लास्ट में, क्या बात है? द वोलेटाइल कंपाउंड्स कैन बी एनालाइज्ड बाय जीएलसी। वोलेटाइल कंपाउंड्स जीएलसी से एनालाइज हो सकते हैं। रीजन, बिकॉज वोलेटाइल कंपाउंड्स गेट प्रेसिपिटेटेड विद इनर्ट गैस इन द कॉलम। अब देखो, both assertion reason are true, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. बोलो, लास्ट क्वेश्चन है, सही आंसर आना चाहिए। A, B, C या D? दो भाई आंसर दो, रिद्धि, सिद्धि, अनुष्का, तनिष्का, जितने भी बच्चे चैट में एक्टिव है, नविष्टा, मंशा, और कौन कौन है भाई? अटेंडेंस लगाओ, आंसर सही आने चाहिए। बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होंगे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर? तो चलो, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे कल नए आपके क्वेश्चन के साथ में। और जिन बच्चों ने अभी तक, मोस्टली जितने ही बच्चों के मैंने नाम लिए, यूजुअली इन बच्चों ने मेरी पर्सनल गाइडेंस ली हुई है, ठीक है? तो उन्हें पता है कि इस पर्सनल गाइडेंस का क्या बेनिफिट है। और जिन्होंने नहीं ली है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, बेटा एक बार मुझसे बात करके देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो आप इस फील्ड के बारे में मिसकंसेप्शन बताए हो। और फॉरेंसिक की फील्ड में गाइडेंस की ही कमी है, स्कोप की कोई कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी, जिस वजह से बच्चे गलत रास्ता चूज कर लेते हैं और फिर एंड अप करते हैं जॉबलेस होके। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार आप डिस्कस करो, तो जिससे कि आप सही रास्ते पर जाओ। और अभी आप पीजी लेवल में एंटर हो रहे हो, तो मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूंगी। एग्जैक्टली है। तो जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना। So that is it for today. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.